हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम पॉलिटी के लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। काफी डिले से लेक्चर पब्लिश नहीं हो रही थी, बट नाउ वी विल कंटिन्यू दिस लेक्चर सीरीज और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। और कहीं ना कहीं ये पॉलिटी के जो आपके सिलेबस है उसे भी रिवाइज करने में, एक प्रकार से थ्रू रिवाइज करने में आपको मदद करेगा। बिकॉज आपको ही पता है एम लक्ष्मीकांत की बुक, वैसे तो उसी का नोट्स इसमें लिया गया है, बट इसे कंसाइज वे में पब्लिश किया गया है, तो आप अच्छे से इसे रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा कम्प्रिहेंसिव वे में स्टडी करनी है तो यस, यू कैन विजिट द एम लक्ष्मीकांत एंड स्टडी। जो भी आपको दिक्कतें कर रही होंगी, क्योंकि मेंस के लिए कहीं ना कहीं आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना होता है, और अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है तो ये आपके जो शॉर्ट क्रिस्पी नोट्स हैं वो काम नहीं करेंगे। बट मैं प्रयास करूंगा कि डिटेल से अच्छे से टॉपिक को कवर किया जाए, सो दैट अगर आप इसे स्टडी कर वीडियो के थ्रू फिर आप एम लक्ष्मीकांत को स्टडी करते हैं तो आपको आसानी हो समझने में। सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक फंडामेंटल ड्यूटीज। सबसे पहली बात तो ये याद रखना है कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये ओरिजिनली हमारे संविधान में नहीं थी। यानी कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ, इनेक्ट हुआ, अडॉप्ट हुआ, तब ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई प्रोविजन नहीं था। डीपीएसपी का प्रोविजन था, आपका फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन था, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रोविजन नहीं था। इसे बाद में ऐड किया गया है और हम जानेंगे कि इसे कौन से CAA यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया है। तो अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज की तो क्या मतलब होते हैं इसका, तो फंडामेंटल ड्यूटीज एक प्रकार से कह सकते हो कि जो इंडियन सिटीजन है, हम हैं, आप लोग हो, है ना, संविधान की तरफ से कुछ ड्यूटीज दी जाती है कि भाई साहब अगर हमने आपको फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, डीपीएसपीज प्रोवाइड करी है, तो इसके बदले आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी हमारे लिए कुछ करो, है ना। हमारे लिए कुछ करो का मतलब क्या हुआ, सर्टेन ड्यूटीज हमने आपको दिया है, उस ड्यूटीज को पालन करो। बिकॉज राइट्स कम विथ ड्यूटी, और जब राइट्स ड्यूटीज के साथ आती है तो कुछ ड्यूटीज तो हो जो आपको फॉलो करनी है। आपको अधिकार दे दिए गए हैं कि आप राइट टू लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन ये भी तो देखा जाएगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो दूसरे को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट ना करे, है ना। साथ ही साथ आपको रिसोर्स यूज करने का अगर अधिकार दिया गया है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स करोगे, है ना, नेचुरल इकोसिस्टम इन्वायरमेंट को आप डिग्रेड करोगे। सो इसीलिए ये कंसेप्ट जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करने के पीछे लॉजिक था। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर कि ये आपका बेसिकली इसे पालन करना कोई लीगल ड्यूटी वैसे नहीं रखी गई है। यानी कि अगर जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज है वो बेसिकली ड्यूटीज के रूप में आप इसे समझना, और अगर किसी भी प्रोविजन को लीगली इंप्लीमेंट करना होगा तो जो पार्लियामेंट है वो अपना लॉ लेकर आएगी और उसके बाद इन फंडामेंटल ड्यूटीज को लीगली इन्फोर्स करवा सकती है ना। सो अगर हम बात करें तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आपका सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स था, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था, हमने डिस्कस किया। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट आपका 1976 में आया जब संविधान का संशोधन करके इसे ऐड किया गया। और कौन से संवैधानिक संशोधन करके इसे ऐड किया गया, तो वी हैव द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। और उसके बाद फर्दर एक और फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी गई थी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो इसका मतलब दो बार, एक प्रकार से पहली बार तो फंडामेंटल ड्यूटीज ही डाली गई है, दूसरी बार ये कि एक बार अमेंड किया गया, उसके बाद आपका जो आपका 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो आपका कंपलसरी एजुकेशन प्रदान करने की बात करता है। पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को कंपलसरी एजुकेशन प्रदान करे, तो ये आपका जो राइट है वो ऐड किया गया। और आपको पता होगा कि यही 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो आपका राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स बनाता है आपका आर्टिकल 21A के तहत। और अगर हम बात करें कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट है ये किससे इंस्पायर हुआ था, क्योंकि आप जानते हो कि बहुत सारे प्रोविजन जो हमारे संविधान में लिए गए हैं वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे देश से प्रभावित है, किसी दूसरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है ये भी किसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित है, इंस्पायर्ड है। और वो देश का नाम आपका अर्स्टवाइल USSR यानी कि जो आपका सोवियत यूनियन पहले था, जो अभी डिसइंटीग्रेट होकर रशिया प्लस सेंट्रल एशियन कंट्रीज के रूप में अवतरित हुआ है।
और जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन एकमात्र डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हो पूरे विश्व में जहां पर सिटीजन्स के लिए ड्यूटीज को लिस्ट करी गई है ना। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन ओनली डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड जहां पर आपका सिटीजन्स के लिए ड्यूटीज को लिस्ट करी गई है। और सुप्रीम कोर्ट 1992 में रूल भी किया था, यानी कि एक फैसला सुनाया था जिसमें कहा गया था कि अगर किसी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करनी है, यानी कि पार्लियामेंट ने लेट से कि कोई लॉ लेकर आई है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई लॉ लेकर आई है, अब वो लॉ संवैधानिक पटल पर सही है या नहीं है, इसको अगर चेक करना है एंड अगर कोई लॉ फंडामेंटल ड्यूटीज को इफेक्ट करने के लिए लाया गया है तो ऐसे लॉ को रीजनेबल माना जा सकता है इन रिलेशन टू आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सिंपली कहने का मतलब यह है कि अगर कोई लॉ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा लाई जाती है जो फंडामेंटल ड्यूटीज को इम्प्लीमेंट करने का बात करता है और हो सकता है कि वो लॉ कन्फ्लिक्ट कर रहा हो फंडामेंटल राइट्स से, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के साथ अगर कन्फ्लिक्ट करता है तो भाई साहब फंडामेंटल ड्यूटीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं करार दिया जा सकता है ना। यानी कि कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 जो है आपका इन्फीरियर हो जाएगा अगर डीपीएसपी के किसी प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करने की बात करें तो। और याद करिए यही आर्टिकल डीपीएसपी में भी हमने डिस्कस किया था कि अगर डीपीएसपी के जो प्रिंसिपल है 39B एंड 39C इसको इम्प्लीमेंट करना है तो वो भी रीजनेबल कहलाएगा विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19। इसका मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर वॉइड होने से ऐसे लॉ को बचा लिया जाएगा। एंड उसके बाद क्या है कि वैसे तो ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया गया है किसी कमिटी के द्वारा बनाया गया था, रिकमेंड किया गया था और वो कमेटी का नाम था स्वरण सिंह कमेटी। याद रखना है आपको, स्वरण सिंह कमेटी गठित करी गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करने के लिए और स्वरण सिंह कमेटी ने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए थे जो आपके अभी फिलहाल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ये तो है ही है। इसके अलावे भी बहुत सारे आपके रिकमेंडेशन दिए गए थे स्वरण सिंह कमेटी के द्वारा, जिसमें एक ड्यूटी ऐड करने की बात करी गई थी कि पेइंग टैक्स शुड आल्सो बी कंसिडर्ड एज फंडामेंटल ड्यूटी। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आपका ऐड नहीं किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज में और अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज को खोल कर देखोगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि पेइंग टैक्स इज नॉट गिवन एज अ ड्यूटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड जो वोटिंग्स है इन द इलेक्शन ये भी इंक्लूड नहीं किए गए फंडामेंटल ड्यूटीज में। तो ये दोनों कहीं ना कहीं आपका स्वरण सिंह कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था बट कहीं ना कहीं इसे इंक्लूड नहीं किया गया। आपको भी पता है कोई भी कमेटी बनती है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके सारे के सारे रिकमेंडेशन गवर्नमेंट मान ही लेती है, कुछ कटौती करती है, कुछ एडिशन करती है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये आपको लॉ के रूप में लाया जाता है। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो कहीं ना कहीं कोर्ट्स को भी मदद करती है कि वो किसी लॉ के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। सो अगर हम बात करें स्वरण सिंह कमेटी के क्या रिकमेंडेशन थे तो देख लो 1976 में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो स्वरण सिंह कमेटी थी उसी को गठित करी गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हो सिटीजन्स के लिए ये आपका गठित किया गया था। तो 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज को पहली बार रिकमेंड किया गया स्वरण सिंह कमेटी के द्वारा। और बेसिकली ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज लाने की प्रक्रिया है वो आप समझ सकते हो कि इंटरनल इमरजेंसी जब हमारे देश में थी 1975 से 77 यानी कि 2 साल के पीरियड के लिए, तब लगा कि कहीं ना कहीं सिटीजन्स के लिए कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज होना चाहिए। तो धरफर में जो आपका इंदिरा गांधी की सरकार है उन्होंने कहीं ना कहीं इस कमेटी को गठन करने की बात कही थी और कमेटी गठित भी की गई थी और रिकमेंडेशन भी आया था। और रिकमेंडेशन को फिर आपका संविधान में इसको संशोधन करके डाला गया। और आपको याद रहना है कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 इसने एक नया पार्ट जोड़ा, पार्ट 4 है और इस पार्ट का भी नाम आपको याद रखना है। संविधान में इसे जोड़ा गया और इसमें एक आर्टिकल डाला गया, आर्टिकल 51A, जिसमें आपका 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो डाले गए और एक एक्स्ट्रा फंडामेंटल ड्यूटीज मैंने आपको बताया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से डाला गया। तो प्रेजेंट स्टेटस अगर देखा जाए तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज सिटीजन्स के लिए है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखना है, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो सिटीजन्स के ऊपर लागू होते हैं, नॉन सिटीजन्स के ऊपर लागू नहीं होते हैं।
और फिर आपको क्या प्रीलिम्स के लिए याद रखना है, पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज है ये याद रखना है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज आपका ऐड किया गया था ये याद रखना है। और साथ ही साथ आप याद कीजिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ही वो अमेंडमेंट एक्ट था जब आपका प्रीएम्बल को अमेंड किया गया था और 3 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण वर्ड ऐड किए गए थे। और वो 3 सुनहरे महत्वपूर्ण वर्ड कौन से हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और ये जो कमिटी है इसने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को सजेस्ट किया था और देख सकते हो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 ने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड किया। और जो स्वरण सिंह कमिटी है इसने पेनल्टी या पनिशमेंट की भी बात करी गई थी, यानी कि अगर कोई व्यक्ति सिटीजन फंडामेंटल ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं करता है, पालन नहीं करता है, तो उसे ऐसे ही न छोड़ दिया जाए, उनको पेनल्टी दिया जाए, पनिशमेंट लगाया जाए सो दैट वो फंडामेंटल ड्यूटीज का पालन करे। तो ये हमने बेसिक्स अच्छे से डिस्कस किया। होप आप लोगों को पसंद आ रही होगी और अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हम बात करें लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज की तो इसे अच्छे से समझ लेना है। यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में मिल जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज, ऐसे पूछे जाएंगे। तो आपको बस याद रखने ज्यादा कुछ नहीं, आपको इतने बड़े बड़े नहीं, कुछ पॉइंटर्स के रूप में याद रखना है ना। तो क्या आपका कहा गया है इसमें, पहला आप देख सकते हो, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। याद रखना नेशनल सॉन्ग नहीं है, नेशनल एंथम है। तो आपको क्या याद रखना है, रेस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, ये आपका एक फंडामेंटल ड्यूटी हो गया। दूसरा आपका टू फॉलो द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। आपको पता है जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जिन्होंने अपने खून पसीने का बलिदान देकर उसके बाद हमारे देश को आजाद करवाया, तो जो उनके नोबल आइडियाज रहे हैं जैसे गांधी जी के विचार, नेहरू जी के विचार, ये सब जो नोबल आइडियाज रहे हैं उनको फॉलो करना है, ये भी एक बात कही गई है। टू प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड टू रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। यानी कि अगर किसी सिटीजन्स को कभी भी राष्ट्रीय सर्विस के लिए बुलाया जाएगा तो वो तुरंत उसे प्रदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए, ये आपका कहता है। टू रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो एंड ऑल्सो टू प्रमोट द कॉमन स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। आपस में भाईचारे को प्रमोट किया जाए एवं ऑल इंडियन, प्लस वैसे प्रैक्टिसेस जो महिलाओं के सम्मान को कमजोर करते हैं वैसे प्रैक्टिसेस को रिनाउंस, त्याग देना है। एंड टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कल्चर। तो हमारे देश की जो रिच कल्चर है उस रिच कल्चर के रिच हेरिटेज को प्रिजर्व करना है। एंड टू प्रोटेक्ट द नेशनल एनवायरनमेंट एंड इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, वुड लाइफ्स, है ना। तो देख सकते हो आप इन्वायरमेंटल प्रोविजंस भी हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में दिए गए हैं। और आपको पता है जो आपका 5 जून है वो आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि हम लोगों को इन्वायरमेंट का रिस्पेक्ट करने के लिए भी एक ड्यूटी मिली हुई है। टू प्रोटेक्ट नेशनल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, वुड लाइफ, तो जो भी है। एंड टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ रिफॉर्म एंड इंक्वायरी। ये साफ साफ ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करता है, ह्यूमन कैपिटल की बात करता है कि जो हमारा सिटीजन है वो कहीं ना कहीं साइंटिफिक नॉलेज एक्वायर करे। ह्यूमनिज्म एज वेल एज स्पिरिट ऑफ रिफॉर्म एंड इंक्वायरी का जो आपका विचार होना चाहिए मनुष्य के अंदर होना चाहिए। तो ये बातें हैं। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्यूर वायलेंस, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल्स and to provide opportunity for education to his children between age 6 and 14। यही आपका 86 अमेंडमेंट एक्ट के तहत डाला गया था। ये जो मैंने आपको बताया है ना, ये आपका 11th फंडामेंटल ड्यूटी है। तो आपको कैसे याद रखने, छोटे छोटे पॉइंटर्स के रूप में याद रखने हैं, है ना। नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम का सम्मान करना है, नेशनल सॉन्ग नहीं नेशनल एंथम में याद रखना है। एंड नोबल आइडियाज को फॉलो करने हैं, सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है, रेंडर नेशनल सर्विसेज, प्रमोट कॉमन ब्रदरहुड, प्लस रेनाउंस प्रैक्टिसेस दैट आर ग्रेटफुल टू डिग्निटी ऑफ वुमेन, टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कल्चर, टू प्रोटेक्ट नेशनल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, वाइल्ड लाइफ, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ रिफॉर्म एंड इंक्वायरी, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्यूर वायलेंस एंड टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल्स and to provide opportunity for education to his children between age 6 and 14। एज ग्रुप याद रखना है, यहाँ पर भी आपका क्वेश्चंस के रूप में ट्रैप करके पूछा जा सकता है यूपीएससी के द्वारा। और जैसा कि मैंने बताया 11 फंडामेंटल ड्यूटीज 86 अमेंडमेंट एक्ट 2006
के तहत ऐड किया गया था, विच मेड एजुकेशन कंपलसरी फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन एज 6 and 14। और डीपीएसपी में ये आपका 6 ईयर तक ध्यान याद रखना है आपको, है ना। सब्जेक्ट मैटर चेंज किया था 86 सीएए के तहत, है ना। तो 86 सीएए 3 प्रोविजन को चेंज करता है। एक तो डीपीएसपी के सब्जेक्ट मैटर को चेंज करता है, एक तो आपका राइट टू एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट्स आपका आर्टिकल 21 आता है। उसके बाद आपका ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इसमें भी चेंज होता है, जिसमें आपका एडिशन किया जाता है 6 से 14 ईयर्स के चिल्ड्रन के लिए आपका एजुकेशन कंपलसरी हो, ये पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया जाता है। सो ये बातें हमने डिस्कस की और लेट्स मूव की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में रिफ्लेक्ट होते हैं। पहली बात तो यही मैंने आपको साफ साफ क्लियर कह दिया है कि ये फंडामेंटल ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए ही एप्लीकेबल है। फॉरेनर्स को ये ड्यूटीज मानने की, पालन करने की कोई जरूरत नहीं। इट इज कन्फाइंड ओनली टू इंडियन सिटीजन। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात की फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिशिएबल बाय कोर्ट्स, है ना। ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई व्यक्ति फंडामेंटल ड्यूटीज का पालन नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो आपका उस व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर देगा। हालांकि हाँ, पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि वो कोई सुटेबल लेजिस्लेशन के माध्यम से आपका फंडामेंटल राइट ड्यूटीज को इन्फोर्स कर सकता है ना। और कुछ केसेस में तो इन्फोर्स भी किए हैं। फॉर एग्जांपल आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब क्या है जो आपका ये जो टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, लेक्स, रिवर्स, है ना, ये सब तो कहीं ना कहीं इधर ही है आपका, इसी से एसोसिएटेड है। और ड्यूटी टू पे टैक्सेस एंड ड्यूटी टू वोट, ये तो आपको पता ही है फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, याद रखना है। ये स्वरण सिंह कमिटी के द्वारा रिकमेंड तो किया गया था, बट इट इज नॉट बीन एडेड एज फंडामेंटल ड्यूटी। एंड अगर हम बात करें वर्मा कमिटी ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, तो ये भी याद रखना है कि वर्मा कमिटी भी जो गठित करी गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज के रिस्पेक्ट में गठित करी गई थी, बट 1999 में गठित करी गई थी। इसमें बोला गया था कि जो कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, उसको लीगलाइज किया जाए, तो लीगलाइज भी किया गया। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आया, है ना, ये बातें कही गई। एंड वर्मा कमिटी रिकमेंडेड कि जो आपका स्कूल करिकुलम है उसको रीओरिएंट किया जाए, जो टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम है उनको भी रीओरिएंट किया जाए, और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उनको हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन में इनकॉर्पोरेट किया जाए। यानी कि जो हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन वहां पर भी सिटीजन्स अपने फंडामेंटल ड्यूटीज को ना भूले, है ना। जो कर्तव्य उनको संविधान की तरफ से दी गई है उस कर्तव्य का पालन किया जाए। तो हो फ्रेंड्स, ये फंडामेंटल ड्यूटीज के चैप्टर क्लियर हो गए होंगे। काफी इजी चैप्टर है, मुझे नहीं लगता इस वीडियो को कवर कर लेने के बाद कहीं आपको एम लक्ष्मीकांत की जरूरत पड़ेगी। बट मेंस के लिए आपको कहीं ना कहीं याद रखना है कि आपको आंसर क्रिएट करने होते हैं इन पॉइंट्स के माध्यम से, इन बेसिक नॉलेज के माध्यम से। सो बात करते हैं कि आपको प्रीलिम्स के लिए क्या क्या याद रखना है। तो प्रीलिम्स के लिए मैंने आपको बोला कि जो जब भी कोई आप टॉपिक पर हो कॉन्स्टिट्यूशन की, तो एक तो पार्ट याद रखना, क्योंकि इस बार भी यूपीएससी ने पार्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। साथ ही साथ आपका जो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, जैसे यहाँ पर 51A है, 51A आपको याद रखना होगा, डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटी। और फिर जो आपका ऐड किया गया वो संवैधानिक संशोधन याद रखना पड़ेगा। साथ ही साथ किससे इंस्पायर्ड था ये याद रखना पड़ेगा, तो यूएसएसआर से इंस्पायर्ड था। और बेसिकली और क्या याद रखने हैं, हाँ ये याद रखना है कि अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटीज को इम्प्लीमेंट करना है तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 जो है वो आपका कहीं ना कहीं इंफीरियर हो सकता है, यानी कि इस केस में फंडामेंटल ड्यूटीज का इम्प्लीमेंटेशन सुपीरियर होगा। एंड ये याद रखना है पेइंग टैक्स एंड राइट टू वोट की जो बात करी गई थी, है ना, वो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज में शामिल नहीं किया गया है, ऑल्दो स्वरण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था। और स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन हमने देखा है। और पार्ट 4 एक याद रखना है आपको, डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज। और जो लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज है यहाँ आपको अच्छे से याद रखनी है। लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। और 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये याद रखना है आपको, इसमें क्या कहते हैं। और 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 3 अमेंडमेंट हुआ था आपका संविधान में, डीपीएसपी में, एक तो आपका फंडामेंटल राइट्स में, एक तो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज में, ये हमने कहा। और बर्मा कमेटी और फंडामेंटल ड्यूटीज ये भी याद रखना कि बर्मा कमेटी जो 1999 में गठित करी गई थी, इट इज एसोसिएटेड विद फंडामेंटल राइट्स, नो फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। सो ये हमने कवर किया। और लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। ये भी काफी आसान टॉपिक है, और लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को डिफिकल्टी भी लगती है, क्योंकि सही से समझ नहीं आता कि स्पेशल मेजोरिटी क्या है या फिर सिंपल मेजोरिटी क्या है ना।
आर्टिकल 368 के तहत कैसे अमेंड किए जाते हैं। तो देख लो, कोई भी संविधान है, पहली बात तो ये कि हमें अमेंडमेंट की क्यों जरूरत पड़ेगी। भाई साहब, आपको भी पता होगा कि जो परिवर्तन है वो संसार का नियम है। जब परिवर्तन ही संसार का नियम है तो भाई साहब हमारे संविधान में परिवर्तन क्यों ना हो, हमारा संविधान क्यों पीछे रह जाए, है ना। तो उस परिवर्तन को अमेंड करने के लिए, परिवर्तन को अडॉप्ट करने के लिए कहीं ना कहीं हमें संविधान में चेंज करने पड़ेंगे, है ना। संविधान खुद तो अपने आप चेंज नहीं हो जाएगा, उसे चेंज करना पड़ेगा। कौन चेंज करेगा? पार्लियामेंट करेगी, है ना। इसीलिए ये संविधान में अमेंडमेंट का प्रोसीजर लाया गया है। विदाउट अमेंडमेंट, उसके बाद तो आप समझ ही सकते हो कि कोई भी संविधान बिना अमेंडमेंट के नहीं टिकता, क्योंकि समय के साथ बदलाव होते रहते हैं समाज में, सोसाइटी में, है ना। क्राइम्स के वैरायटी में, बहुत सारी चीजों में बदलाव होते रहते हैं, तो इस हिसाब से आपका अमेंडमेंट भी होता है। सो अगर हम बात करें अमेंडमेंट की बेसिक की, तो अमेंडमेंट का क्या मतलब होता है। जब भी हम बात करते हैं अमेंडमेंट का मतलब है मेकिंग चेंजेस टू द नेशंस फंडामेंटल लॉज, और नेशन फंडामेंटल लॉज व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड किसे कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं, है ना। तो अमेंडमेंट या अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन मींस चेंजिंग या मेकिंग सम चेंजेस टू द नेशंस फंडामेंटल लॉज या फिर सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। और ये जो हमारे संविधान में अमेंडमेंट की बात कही गई है, इसमें साफ साफ प्रोसीजर बताया गया कि अगर कोई अथॉरिटी संविधान को चेंज करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं। आप और हम मुंह उठाकर नहीं चेंज कर सकते, है ना। इसमें साफ साफ संविधान में बताया गया कि हु कैन चेंज एंड हाउ कैन चेंज, तो ये बातें हो जाती है। तो जो प्रोसीजर है अमेंडमेंट की इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वो आपका पार्ट 20 में रखा गया है, जो कि आपका आर्टिकल 368 को कवर करता है। आपको भी पता है आर्टिकल 368 डील्स विद अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये पार्ट याद रखना है, पार्ट 20 और आर्टिकल 368, ये दोनों याद रखने हैं। इट इज एसोसिएटेड विद अमेंडेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो आपका प्रोसीजर है फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ये नाइदर फ्लेक्सिबल है, ये आपको ही पता है कि एक तो ये होता है कि अब भाई साहब हमें अमेंड करना है, इसका मतलब ये तो नहीं कि एकदम जब चाहे तभी अमेंड कर दिया जाए, है ना। कोई भी सरकार आए, अमेंड जो मन चाहे वो करना चाहे वो कर ले, ऐसा तो नहीं है। भारत के केस में अमेंडेबिलिटी होती है, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अमेंडेबिलिटी जो मन चाहे वो कर दिया, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ब्रिटेन में कुछ इसी प्रकार का है, फ्लेक्सिबिलिटी वहां ज्यादा है, यानी कि ब्रिटिश के पार्लियामेंट आपको पता है सोवरेन है, यानी कि जो चेंजेस वो करना चाहे, जिसका पावर घटाना चाहे, जिसका पावर बढ़ाना चाहे वो कर सकती है ना। तो ये याद रखना है। तो ब्रिटेन की जो अमेंडिंग प्रोविजन है वो फ्लेक्सिबल है, और अगर यूएसए के अगर अमेंडिंग प्रोविजन की बात करें तो रिजिड है। रिजिड यानी कि काफी बड़े मुश्किल से अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन होता है यूएसए में। लेकिन भारत के केसेस में दोनों का मिक्सचर है। जनरली भारत जो है मिडिल पाथ पर ही चलता है, गौतम बुद्ध के जो बताए गए रास्ते हैं उसी पाथ पर चलता है, नाइदर टू रिजिड नाइदर टू फ्लेक्सिबल। तो बीच का रास्ता आपका क्या हो गया? दोनों। तो इट इज सिंथेसिस ऑफ बोथ, एंड इसमें कहा जाता है कि पार्लियामेंट संविधान को अमेंड कर सकती है, लेकिन उन प्रोविजंस को, संविधान के उन प्रोविजंस को अमेंड नहीं कर सकती जो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा या बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फीचर का जो नाम है वो केशव नंद भारती केस से जुड़ जाता है। क्योंकि जब केशव नंद भारती केस की हियरिंग हो रही थी 1973 में, तो साफ साफ बोल दिया गया कि भाई साहब पार्लियामेंट साहब, आपके पास पूरा पावर नहीं है कि आप जो मन चाहे वो कर सकते हो। आप संविधान के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हो, बट याद रखना कि अगर वो बेसिक प्रोविजन, बेसिक फीचर को वायलेट करेगा तो वो अमेंडमेंट आपका वॉइड, नलिफाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये बातें कही गई थी केशव नंद भारती केस 1973 में, हम इसे डील करेंगे। और कहीं ना कहीं अभी हाल ही में न्यूज भी आई थी केशव नंद भारती के एसोसिएटेड, और आपने उसे सुना भी होगा। और ये जो आपका अमेंडेबिलिटी का फीचर है, अगर इसके सोर्स की बात करें तो साउथ अफ्रीका से इसे लिया गया है, यानी कि जो अमेंडेबिलिटी के प्रोविजन है वो मैच करते हैं सिमिलर टू साउथ अफ्रीका। एंड आर्टिकल 368 जो है उसे अमेंड किया गया था 24th एंड 42nd अमेंडमेंट से, और आपका 24th अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया था 1971 में लाया गया था, और फिर जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है वो 1976 में लाया गया था, आपको भी पता है। सो आर्टिकल 368 में कुछ प्रोविजंस है ना वो चेंज किए गए थे, है ना, लैंग्वेज चेंज किया गया था। और इंपॉर्टेंट जजमेंट की बात करें तो वी हैव द केशव नंद भारती केस 1973, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि पार्लियामेंट कैन नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी पर लिमिट लगाई गई थी, है ना। पार्लियामेंट के पावर को लिमिट किया गया था कि आप जो मन सो चाहे बदलाव लाना वो नहीं ला सकते। हमारा संविधान ब्रिटिश संविधान नहीं है कि जो मन चाहे बदल दिया, जब मन चाहे तब, जिसके द्वारा किसके द्वारा,
है ना, ऐसा नहीं है। दैट्स व्हाई केशव नंद भारती केस में साफ साफ बोल दिया गया कि पार्लियामेंट कैन नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड अब बात करते हैं कि क्या प्रोसीजर अमेंडमेंट का है, संविधान किस प्रोसीजर की बात करता है अगर हमें संविधान को अमेंड करना है। तो ये आपका आर्टिकल 368 में डील किया जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखना है आपको कि अगर संविधान को अमेंड करने के लिए कोई बिल पेश किया जाता है तो ये पार्लियामेंट के, चाहे वो लोअर हाउस हो या फिर अपर हाउस हो, या सिंपली का हो कि राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, दोनों में से किसी हाउस में ये आपका बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा। जब भी आपको कुछ बिल्स जब भी आपको कोई एक्ट बनाना हो या फिर कुछ चेंज करना हो संविधान में, तो आपको बिल लाने पड़ते हैं ना। तो बिल जो है वो आपका किसी भी हाउस में आपका इंट्रोड्यूस हो सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि स्टेट लेजिस्लेचर में कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया ही नहीं जा सकता, है ना, ये याद रखना है ना। स्टेट लेजिस्लेचर कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इनिशिएट नहीं कर सकता है। सो ये जो आपका दोनों हम में से किसी हाउस के द्वारा ये अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है, तो प्राइवेट मेंबर या फिर मिनिस्टर, दोनों में से कोई भी, है ना। अब मिनिस्टर, प्राइवेट मेंबर क्या होते हैं, वैसे सदस्य पार्लियामेंट के, जो मिनिस्टर नहीं है उन्हीं को हम प्राइवेट मेंबर कहते हैं। इसमें कोई आपका रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली आप समझ सकते हो। और अगर हम बात करें यहाँ पर प्रेसिडेंट का रोल क्या होता है इन द इंट्रोडक्शन ऑफ बिल, तो क्या प्रायर परमिशन रिक्वायर्ड है प्रेसिडेंट के लिए। जैसा मनी बिल में हम सुनते हैं कि प्रायर परमिशन लेना पड़ता है अगर मनी बिल को इंट्रोड्यूस करना है, तो क्या सीएए के लिए प्रायर परमिशन रिक्वायर्ड है? नहीं, अच्छे से याद रखना है, नहीं रिक्वायर्ड है टू इंट्रोड्यूस द बिल। अब इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर हमें उस बिल को पार्लियामेंट के द्वारा पास करवाना है तो मेजोरिटी लगती है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो मेजोरिटी प्रिंसिपल पर भी आधारित है। हमारा जो गवर्नमेंट बनता है वो मेजोरिटी प्रिंसिपल पर ही बनता है। तो अगर आपको संवैधानिक संशोधन करने हैं तो एक तो आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। तो स्पेशल मेजोरिटी का मतलब ये हुआ कि जो टोटल मेंबरशिप होते हैं उस हाउस के, फॉर एग्जांपल आपका लोकसभा में 545 है ना, तो जो टोटल मेंबरशिप है उसका मेजोरिटी ले लो, है ना। मेजोरिटी यानी कि मोर देन 50% जो है वो आपका हाउस में अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये कि जो 2/3 होंगे मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट इन वोटिंग, है ना, उसकी भी मेजोरिटी चाहिए। यानी कि सबसे पहले बात तो 50% अटेंडेंस चाहिए, है ना, मोर देन 50%, और उसमें भी क्या 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोट करने की जरूरत होगी, है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि 545 मेंबर्स होते हैं तो सबसे पहली बात तो लेट्स से कि मोर देन 50% की जरूरत होगी। तो लेट्स से हमने बोला कि ऐसा तो 50% 272 या 273 होता है, लेकिन लेट्स से कि 300 जो है मेंबर प्रेजेंट है। अब ये देखा जाएगा कि जो 300 अवेलेबल है उसमें से 2/3 की सहमति चाहिए, तो 2/3 ऐड कर लो, 2/3 into 300, तो आपका 200 रिक्वायर्ड होगा, है ना। और ये जो हमने 2/3 निकाला है, 2/3 300 का कितना आया, 200 आया, तो क्या बिल पास होगा? नहीं होगा। क्यों पास नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर 200 ही आ रहे हैं, 50% से ऊपर नहीं आ रहा है। आपको कम से कम 273 से ऊपर आना चाहिए था, है ना। दैट्स वाई पास नहीं होगा। ये 2/3 का जो आपका इक्वेशन निकल कर आएगा वो आपका मोर देन 50% होना चाहिए। अगर मोर देन 50% नहीं आएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 200 ही आ रहा था, तो ये बिल पास नहीं होंगे। तो यहाँ पर कंडीशन देख लो, 50% तो होने ही होने, प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग ये होने, तो 50% तो होना ही है, प्लस ये जो आपका 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग ये भी होगा, तभी जाके ये आपका बिल आपका संवैधानिक संशोधन के रूप में पारित होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसको अच्छे से समझ लेना, कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, है ना। स्पेशल मेजोरिटी यानी कि पहले तो आपका 50% का आपका अटेंडेंस देखा जाएगा, आपका 50% अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद क्या 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, और ये जो 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग का आउटकम आएगा वो मोर देन 50% होना चाहिए मेंबरशिप का। एंड अगर हम बात करें बिल इन द हाउसेस, तो बोथ हाउसेस नीड टू पास द बिल विद स्पेशल मेजोरिटी। बिल्कुल सही, ऐसा नहीं है कि एक हाउस ने स्पेशल मेजोरिटी से पास किया तो दूसरा जो है वो सिंपल मेजोरिटी से पास करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बोथ हाउसेस नीड टू पास द बिल विद स्पेशल मेजोरिटी। एंड अगर हम बात करें ज्वाइंट सिटिंग क्या इनके लिए उपलब्ध है क्या? बिल्कुल नहीं। ज्वाइंट सिटिंग कब होती है? फॉर एग्जाम्पल ज्वाइंट सिटिंग तब होती है जब एक हाउस ने बिल पास किया और दूसरे हाउस ने उसे पास नहीं किया, उसको बेसिकली पेंडिंग कर दिया, अपने पास रख लिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है ना। और जो 2-3 केस होते हैं ज्वाइंट सिटिंग के, बेसिकली हम उससे डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम पार्लियामेंट टॉपिक को देखेंगे। बट आपको याद रखना है कि ज्वाइंट सिटिंग जो है वो आपका कोई भी प्रोविजन संवैधानिक बिल को पास करने के लिए नहीं है ना, ऑर्डिनरी बिल्स के लिए ही सिर्फ
ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन है, मनी बिल के लिए भी ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। ज्वाइंट सिटिंग डील्स विद आर्टिकल 108 है ना, तो याद रखना है देयर इज नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सिटिंग इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू हाउसेस। और अगर बात करें कि अगर फेडरल प्रोविजन यानी कि वैसे संवैधानिक प्रोविजन जो फेडरल रिलेशंस को प्रभावित करते हैं, फेडरल रिलेशंस यानी कि स्टेट के रिलेशंस को प्रभावित करते हैं, फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट चेंज करना है आपका शेड्यूल 7 में जो आपका डिमार्केटेड है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, इस सब्जेक्ट मैटर को चेंज करना है, तो ये आपका देख सकते हैं फेडरल प्रोविजंस प्रभावित होंगे। तो फेडरल प्रोविजंस प्रभावित होंगे, इसे अगर अमेंड करना है तो एक तो आपको स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास करवाना पड़ेगा, साथ ही साथ जो हाफ ऑफ द स्टेट्स होंगे उनके लेजिस्लेचर से भी पास करवाना पड़ेगा। बट हाँ याद रखना है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर से पास करवाया जाएगा वहां पर आपका सिंपल मेजोरिटी का इस्तेमाल होगा, स्पेशल मेजोरिटी का नहीं। अच्छे से याद रखना है, स्पेशल मेजोरिटी का नहीं, सिंपल मेजोरिटी का, है ना। तो अगर फेडरल प्रोविजन संविधान के अमेंड करने हैं तो वी नीड स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय लेजिस्लेचर ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट बाय सिंपल मेजोरिटी। और अगर बात करें कि प्रेसिडेंट का क्या रोल होगा, अगर बिल क्वेश्चन करने की बात होती है, आपको ही पता है कोई भी बिल आपका एक्ट नहीं बनेगा जब तक प्रेसिडेंट एसेंट नहीं देगा। तो क्या प्रेसिडेंट को एसेंट देना बाइंडिंग है, क्या प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन का जो उनको पावर है वो इस संवैधानिक संशोधन के लिए इस्तेमाल हो सकता है? तो बिल्कुल याद रखना है, ये जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, इसने आर्टिकल 368 को भी अमेंड किया था, ये मैंने बताया था। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें दो प्रोविजंस ऐड किए गए थे। पहली बात तो ये कि जो आपका पार्लियामेंट है उसको पावर है टू अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि संविधान के प्रोविजंस को अमेंड करने के लिए जो अगर बिल आया जाता है और उसके बाद प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए भेजा जाता है तो याद रखना प्रेसिडेंट को ये बाइंडिंग होगा कि वो अपना एसेंट दे, वो बिल को रिटर्न नहीं करवा सकता, बिल को विथहोल्ड नहीं करवा सकता, वो उनको मजबूरन एसेंट देना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। ये आपका संविधान में अमेंड करके डाला गया था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत बाइंडिंग कर दी थी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए। लेकिन याद रखना है ऑर्डिनरी बिल के लिए प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है ना। और अगर हम बात करें रोल ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन इंट्रोड्यूसिंग द बिल, स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट इंट्रोड्यूस द बिल, ये तो मैंने शुरू में ही बात कर ली थी। और अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, इसमें स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, इस कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे बेसिकली। सो अगर हम शुरुआत में बात करते हैं तो आपका सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या हुआ, यानी कि जो जैसे आपका एक लोकसभा है, लोकसभा में लेट्स से कि आपका 300 मेंबर प्रेजेंट है ना। तो अगर हम बात करें कि कोई अगर बिल लेके आते हैं और उसको सिंपल मेजोरिटी से पास करवाना है तो सिंपली ये पास हो जाएगा अगर मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स इस पर सहमति हो जाते हैं। मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स यानी कि मोर देन 50% जो आपका प्रेजेंट इन वोटिंग वो सहमत हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका 150 मेंबर्स है तो 150 सहमत हो जाते हैं तो भी हो जाएगा, है ना। और ये बात हो जाती है, और ये आपका ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग प्रोसेस की तरह ही होती है। और ऑर्डिनरी बिल को पास करने के लिए ये आपका सिंपल मेजोरिटी इस्तेमाल होता है। और ऐसे अमेंडमेंट्स जो हैं वो आपका आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट नहीं कहे जाते हैं। और अगर हम बात करें स्पेशल मेजोरिटी की तो स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है, सबसे पहली बात तो इसमें हम मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप लेते हैं, यानी कि इसमें तो हम क्या ले रहे हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग ले रहे हैं सिंपल मेजोरिटी में, लेकिन स्पेशल मेजोरिटी में हम मेजोरिटी ऑफ टोटल लेते हैं। इररेस्पेक्टिव की वैकेंसीज है या एब्सेंट है ये सब हम कुछ नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि लोकसभा का 545 जो है वो आपका सीट होता है, तो मेजोरिटी में आपका क्या हो गया 273, ये हम देखेंगे, है ना। मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस यानी कि मोर देन 50% प्लस मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर ईच हाउस प्रेजेंट इन मीटिंग, है ना। तो ये सबसे पहली बात तो हम देखेंगे कि मोर देन 50% मेंबर्स, मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप है या नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये देखेंगे कि जो 2/3 मेंबर्स हैं दोनों हाउसेस के प्रेजेंट एंड वोटिंग वो करे, है ना। जैसा कि हमने एग्जांपल भी लिया था, फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया, लेट्स से कि हमने 542 लिया, है ना, 543 लिया लेट्स से, है ना, 542 मेंबर्स लिया। तो सबसे पहली बात तो यहाँ हम देखते हैं कि क्या मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप अवेलेबल है कि नहीं। तो मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप आपका क्या होता है, 545 टोटल सीट्स हैं, तो इसका मेजोरिटी क्या होगा, बाय 2 कर देते हैं, तो आपका कितना आ गया 273 के आसपास हो गया, है ना। तो क्या 273 से ऊपर है या नहीं है, बिल्कुल है, 543 है तो काफी ज्यादा है। अब दूसरा हम ये देखेंगे कि जो बिल है उस बिल पर 2/3
मेंबर्स की सहमति आई है या नहीं आई है। तो अगर हम देखते हैं कि 2/3 इसका निकाला जाए, तो 2/3 इसका निकाला जाए तो कितना आएगा, 543 का 2/3 निकाला जाता है। अगर तो देख लो 3 1 1 और 181 और फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया जाए तो 2 और 6 2 3, हाँ फिर देख लो ये आपका अगर 2/3 निकाला जाए तो 360। अब ये बताओ ये जो 362 आंसर आया है आपका, क्या ये मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप है या नहीं है? बिल्कुल है, 273 से काफी ऊपर है, तो इसका मतलब ये बिल पास हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने 300 मेंबर्स लिए तो पास नहीं होंगे, क्योंकि 2/3 अगर देखा जाए 300 मेंबर्स का तो कितना हो गया, 200 हो गया। 200 इज लेस देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप, तो ये पास नहीं होंगे। दैट्स व्हाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना थोड़ा कठिन होता है एज कम्पेयर टू आपका जो सिंपल मेजोरिटी से आपके बिल को पास किए जाते हैं, है ना। सो ये हमने डिस्कस किया स्पेशल मेजोरिटी के बारे में। और फॉर एग्जांपल ये जो आपका 103rd अमेंडमेंट लाया गया था, जिसमें आपका 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया गया था, तो ये आपका स्पेशल मेजोरिटी से किया गया था, है ना। तो ये भी याद रखना है आपको कि 103rd अमेंडमेंट जो है वो रिलेट्स टू 10% रिजर्वेशन टू EWS। और साथ ही साथ ये याद रखना है 99 100 101 102 103 ये अमेंडमेंट याद रखने हैं। NJAC का अमेंडमेंट आया था 100 अमेंडमेंट जो है आपका एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स बांग्लादेश और इंडिया के भी, और 101 आप हमें बताइए, 102 आप हमें बताइए, 103 तो हमने बता ही दिया। सो अब जो आपका तीसरा है, तीसरा बेसिकली मैंने इसके बारे में डिस्कस भी किया, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट। तो इसमें क्या होगा, स्पेशल मेजोरिटी का जो नियम है वो तो पालन होगा, एक एक्स्ट्रा नियम का पालन होगा, वो ये कि जो स्टेट लेजिस्लेचर होंगे, हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, वो उस बिल को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को रेटिफाई कर दे सिंपल मेजोरिटी से, है ना। हाफ ऑफ द स्टेट, नॉट ऑल स्टेट्स। एंड मोस्ट ऑफ द फेडरल प्रोविजंस जो है वो इसी मेथड से अमेंड होंगे, है ना। और एग्जांपल के तौर पर देख लो, मैंने 101 अमेंडमेंट यहाँ पर बता ही दिया। यहाँ पर 101 अमेंडमेंट जो है वो आपका GST का इंट्रोडक्शन के लिए लाया गया था, है ना। तो ये कहीं ना कहीं GST का इंट्रोडक्शन जो है वो स्टेट का जो आपका टैक्सेशन पावर था वो प्रभावित करता है, तो कहीं ना कहीं फेडरल रिलेशंस को प्रभावित कर रहा था। दैट्स व्हाई इसमें आपका जो मेजोरिटी इस्तेमाल किया गया है वो कौन था, स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, ये मेथड इस्तेमाल किया गया था। होप आपको अमेंडेबिलिटी से रिलेटेड जो आपके दिक्कत है वो क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। मैंने एग्जांपल के तौर पर बताया, आप हो सकते हो समझ गए होंगे। अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं जहां से क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है, वो ये कि कौन कौन से किस टाइप के प्रोविजंस जो है वो स्पेशल मेजोरिटी या सिंपल मेजोरिटी से आपके पास होते हैं। याद रखना, सिंपल मेजोरिटी से पास होने वाले बिल वो आपके आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट नहीं कंसिडर किए जाते हैं, है ना। आर्टिकल 368 के तहत कंसिडर तभी किए जाएंगे जब वो स्पेशल मेजोरिटी हो प्लस स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट ऑफ स्टेट्स हो। तो अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रोविजंस संविधान में अगर संशोधन करना है बट ये सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा, तो वो है आपका एडमिशन या इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, है ना। आर्टिकल 2 में साफ साफ कहा गया है कि अगर एडमिशन या इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट किया जाता है तो बेसिकली ये आपका एक्सक्लूसिव राइट किसका है, पार्लियामेंट का है, और पार्लियामेंट इसे आसानी से आपका सिंपल मेजोरिटी से चेंज कर सकती है। एंड साथ ही साथ अगर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स हो, अल्टरेशन ऑफ एरिया हो, बाउंड्रीज हो या नेम्स हो एग्जिस्टिंग स्टेट का, तो ये भी आपका सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा, है ना। तो एडमिशन या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट ये आपका सिंपल मेजोरिटी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स या फिर एरिया का अल्टरेशन, बाउंड्री का अल्टरेशन, नेम का अल्टरेशन, ये भी आपका सिंपल मेजोरिटी है। एंड जो आपका सेकंड शेड्यूल अमेंड करना है व्हिच डील्स विद एमोनमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, तो उसको अमेंड करना है। जाहिर सी बात है एमोनमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेज इन सब के लिए काहे का भाई साहब स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, है ना, सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। साथ ही साथ एबोलिशन या क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट अगर करना है तो ये भी सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट के थ्रू पास होगा। ये अच्छे से याद रखना है। 169 डील्स विद एबोलिशन या क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन द स्टेट्स। एंड क्वोरम इन पार्लियामेंट, क्वोरम आपको ही पता है कि क्वोरम क्या होता है, मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड सो दैट जो प्रोसीडिंग्स है हाउसेस की उसकी शुरू की जा सके। और अभी क्या होता है 10% ऑफ टोटल जो मेंबरशिप होते हैं वो आपका क्वोरम होता है, यानी कि उतने मेंबर आज जब तक आएंगे नहीं हाउस में तब तक प्रोसीडिंग स्टार्ट होगा नहीं। सो जो पार्लियामेंट में अगर क्वोरम चेंज करना है 10% से 20% करना है लेट से, 10% से 5% करना है लेट से, तो वो आपका सिंपल मेजोरिटी से ही चेंज हो जाएगा। और क्वोरम के बारे में याद रखना आर्टिकल 100 डील करता है आपका।
और सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये आपका सिंपल मेजोरिटी, जाहिर सी बात है भाई साहब, सैलरी एंड अलाउंसेस के लिए काहे का आपका स्पेशल मेजोरिटी है ना। तो ये हो गया रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, ये याद रखना है, कंफ्यूजिंग हो सकता है आपको, है ना। तो ये भी आपका सिंपल मेजोरिटीज होता है। यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन द पार्लियामेंट, सिंपल मेजोरिटी। नंबर ऑफ क्वेश्चन जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या बढ़ानी है तो ये आपका सिंपल मेजोरिटी से चेंज हो जाएगा। और प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट, इट्स मेंबर एंड कमिटी, जिसमें अगर कुछ चेंजेस करनी है ना, तो ये भी आपका सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। कन्फर्मेंट ऑफ मोर जुरिडिक्शन टू सुप्रीम कोर्ट, ये याद रखना है, ये भी कंफ्यूजन हो जाता है, सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, आर्टिकल 343, इसको भी सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है। सिटीजनशिप, जो कि आपका एक्सक्लूसिव अधिकार है कि पार्लियामेंट ही इसको बेसिकली डील कर सकता है। सिटीजनशिप के मैटर का अधिकार स्टेट को नहीं दिया गया है, पार्लियामेंट को दिया गया है ना। और सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजंस को अगर चेंज करना है तो वो भी आपका सिंपल मेजोरिटी हो जाएगा। और इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, इसे भी चेंज करना है तो सिंपल मेजोरिटी से, ये भी कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसे भी याद रखना है। इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर सिंपल मेजोरिटी। डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज, ये भी सिंपल मेजोरिटी, ये भी याद रखना है, कंफ्यूजिंग हो सकता है। 6th शेड्यूल को अगर चेंज करना है ना, तो ये भी आपका सिंपल मेजोरिटी। 6th शेड्यूल ही क्या, आपका 5th शेड्यूल को भी चेंज करना है ना। 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल रिलेटेड टू ट्राइबल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। सो ये जो आपका 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के कुछ प्रोविजंस को चेंज करना है तो सिंपल मेजोरिटी से। यूटीज से जुड़े कोई आपका प्रोविजन संविधान में है वो चेंज करना है तो वो भी सिंपल मेजोरिटी से। याद रखना है कौन कौन से इंपॉर्टेंट बातें जो सिंपल मेजोरिटी से चेंज करी जा सकती है इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 2nd शेड्यूल, है ना, यूटीज and delimitation of constituency, election to parliament and state legislature, citizenship, use of official language, conferment of more jurisdiction to Supreme Court, privilege of parliament, its members and committee, number of questions in Supreme Court, use of English in parliament, rules of procedure in parliament, quorum in parliament, abolition and creation of legislative councils in states, formation of new states, alteration of area boundary names, एडमिशन या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ये सब आपके सिंपल मेजोरिटी से हो जाएंगे। और अगर हम बात करें स्पेशल मेजोरिटी से कुछ क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन चेंज हो सकते हैं, जाहिर सी बात है फंडामेंटल राइट को चेंज करना है, यू नीड स्पेशल मेजोरिटी। टीपीएसपी के कुछ प्रोविजन को चेंज करना है, यू नीड स्पेशल मेजोरिटी। एनी अदर प्रोविजन विच नॉट कवर्ड अंडर अदर टू टाइप्स, यानी कि कोई अन्य प्रोविजन जो आपका ये सिंपल मेजोरिटी या फिर ये आपका स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट में कवर नहीं है, वो आपका स्पेशल मेजोरिटी से हो जाएंगे, है ना। तो स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट, ये उन प्रोविजंस के लिए होगा जो फेडरल रिलेशंस को प्रभावित करेगा। फॉर एग्जांपल इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन मैनर, क्यों भाई साहब, क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपको ही पता है स्टेट्स और आपका पार्लियामेंट दोनों पार्टिसिपेट करता है, दैट्स व्हाई ये आपका स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स की मदद से ही होंगे। साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव पावर्स अगर यूनियन और स्टेट के बढ़ाने घटाने जो कुछ भी करना है, फॉर एग्जांपल जो अब स्टेट लिस्ट के मैटर है उसको यूनियन लिस्ट में लाना है या यूनियन लिस्ट के मैटर्स को स्टेट लिस्ट में लाना है, तो अगर इस प्रकार के सब्जेक्ट मैटर को चेंज करना है तो वो आपका हो जाएगा स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट। फिर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट से रिलेटेड अगर कुछ चेंज करने हैं, है ना, तो वो आपका स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट। फिर आप देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, तो ये भी आपका हो जाएगा। 7th शेड्यूल को चेंज करना है, 7th शेड्यूल तो वही बात है सब्जेक्ट मैटर। एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, इसे चेंज करना है तो ये भी आपका स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट, क्योंकि इससे भी फेडरल फीचर्स प्रभावित होते हैं। और आर्टिकल 368 को ही अमेंड करना है ना, विच डील्स विद अमेंडमेंट इटसेल्फ, तो भी आपका स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट की जरूरत होगी। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि क्या याद रखने हैं, आपको कुछ रिसेंट अमेंडमेंट्स याद रखने हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यूपीएससी धोखाधड़ी से पूछी जा सकती है, कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको, इसे आपको कवर करने हैं। ये तो आपको पता होना ही चाहिए कि स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट से कैसे कैसे चेंज हो सकते हैं, कौन कौन से प्रोविजन चेंज होंगे, स्पेशल मेजोरिटी से क्या चेंज हो सकते हैं, और फिर आपका सिंपल मेजोरिटी से क्या चेंज हो सकते हैं। जो कंफ्यूजिंग है उसे याद रख लो, बाकी अपने आप आंसर कर लोगे। So let's move to the recent constitutional amendment जो हुए हैं 99th amendment 2014, इसमें आपका NJAC जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, है ना, बोला था कि एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस हो जाएगा जुडिशरी में, विच इज वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, वायलेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, दैट्स व्हाई NJAC को खारिज कर दिया गया था। तो याद रखना है 99CAA डील्ड विद NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। 100 अमेंडमेंट एक्ट 2015 जो बेसिकली लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, जिसके तहत एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव हुआ था, उससे एसोसिएटेड था। 101st अमेंडमेंट एक्ट 2017 जिसमें आपका जीएसटी लाया गया और जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन 1 जुलाई 2017 से हुआ था, ये भी पता है आपको, है ना। इसमें आपका स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स की जरूरत थी। फिर आपका 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 जिसमें आपका
नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो ऑपरेट हो रही थी स्टेट्यूटरी बॉडी के रूप में, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा दे दिया गया है। एंड 103rd अमेंडमेंट 2019 इसके तहत 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को प्रोवाइड किए गए हैं। और 104th अमेंडमेंट 2020 जिसमें आपका रिजर्वेशन जो SC STs को दिए जाते हैं लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में, इसको एक्सटेंड किया गया है बिकॉज 2020 में एक्सपायर होने वाला था, दैट्स वाई इसे एक्सपेंड कर दिया गया है। तो ये याद रखना है, ठीक है, अच्छे से याद रखना है, वो 99 से लेके 104 तक। तो अगर हम बात करें क्रिटिसिज्म ऑफ अमेंडमेंट प्रोसीजर, यानी कि ये जो अमेंडमेंट की प्रक्रिया है, क्या कुछ क्रिटिसिज्म भी है? पहली बात तो यही क्रिटिसिज्म है, सिर्फ पार्लियामेंट को ही अधिकार दिया गया है संविधान अमेंड करने का, स्टेट्स का कोई रोल नहीं दिया गया है संविधान को अमेंड करने का। सिर्फ स्टेट जो है वो प्रपोज कर सकती है कि भाई साहब अमेंड कर दो, वो भी किस चीज में? आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रेजोल्यूशन पास करती है अपने स्टेट असेंबली में लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएशन या एबोलिशन के लिए। प्लस कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन द टाइम विद इन विच स्टेट लेजिस्लेचर रेटिफाई, ये तो सबसे बड़ी विडंबना, जिसके कारण GST को लाने में भी डिले हुई थी, क्योंकि बहुत सारे राज्य जो है वो डिले कर रहे थे अपने स्टेट लेजिस्लेशन में से पास करवाने से, दैट्स वाई डिले हुआ था। तो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन, इतना ही नहीं, ऑर्डिनरी बिल हो या कोई भी बिल हो, ये बेसिकली टाइम लिमिट का जो आपका पैटर्न है ये रखा ही नहीं गया है ना। तो ये बात है, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन द टाइम विद इन विच स्टेट लेजिस्लेचर रेटिफाई और रिजेक्ट द अमेंडमेंट, एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो साइलेंट ऑन वेदर द स्टेट कैन विथड्रॉ देयर अप्रूवल वंस गिवन, है ना, कि अगर एक बार अप्रूवल दे दिया गया तो क्या उस अप्रूवल को विथड्रॉ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ नो प्रोविजन फॉर ए स्पेशल बॉडी एंड ओनली इन फ्यू केसेस जो कंसेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर वो रिक्वायर्ड होती है, ये हमने देखा ही। एंड नो प्रोविजन फॉर होल्डिंग ज्वाइंट सिटिंग, ये तो साफ साफ बात है। वाइड स्कोप ऑफ टेकिंग मैटर टू जुडिशरी ड्यूटी वे प्रोविजन, है ना, ये हमने डिटेल से डिस्कस किया, आपका 2 टॉपिक कवर हो गया इसके तहत। एंड अब चलते हैं हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जो कि कोई बड़ा चैप्टर तो नहीं है, इसी में हम कवर कर लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बेसिकली जब हमारा संविधान इम्प्लीमेंट हुआ था, लागू हुआ था, तो बेसिक स्ट्रक्चर का कोई प्रोविजन नहीं था। और उस समय आप याद करो जो इम्पोर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, वही सब जो है वो गवर्नमेंट में शामिल थे। तो कहीं ना कहीं जो उनका डिसीजन होता था, वो जो अमेंड करना चाहते थे वो किया जाता था, और जुडिशरी उतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जुडिशरी अपने रोल, एक प्रकार से जुडिशरी का डेवलपमेंट फेज भी था, क्योंकि धीरे धीरे जुडिशरी अपने आप को एक्सपेंड कर रही थी, धीरे धीरे वो अपना जो स्वरूप है उसे धारण कर रही थी, और अल्टीमेटली आपका जो जुडिशरी है वो एक इवॉल्व रूप में नजर आता है जब वो बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल देता है ना। और अगर हम बात करें बेसिक स्ट्रक्चर की, तो बेसिक स्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ? एक प्रकार से ऐसा मान लो कि बनावट, है ना। एक तो ये कि भाई साहब कोई ऐसी चीज जिसे चेंज करने के बाद पूरा कैरेक्टर ही चेंज हो जाता है, तो उसे हम बेसिक स्ट्रक्चर कहेंगे, है ना। यानी कि लेट्स से कि हमारे संविधान में बहुत सारे प्रोविजंस है, अब संविधान में बहुत सारे प्रोविजंस है, कुछ प्रोविजंस को अगर चेंज भी कर दिया जाए तो वो प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजंस भी हैं अगर उसमें बदलाव कर दिया जाए तो पूरे संविधान के कैरेक्टर, वैल्यूज, उन सब को बदल कर रख देगा। फिर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमें दिया था। तो ये होता है आपका बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि वो बेसिक प्रिंसिपल जो नेसेसिटी है उसको होना ही है, उस ग्राउंड पर ही वो संविधान टिका हुआ है। अगर वो बेसिक प्रिंसिपल नहीं होगा तो संविधान नहीं टिकेगा। ये होता है आपका बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब। बेसिक स्ट्रक्चर इनकम्पासेस बेसिक एंड कोर वैल्यूज, जो बेडरॉक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। बेडरॉक यानी कि उसके ऊपर सारे जो लॉज है वो बनते हैं, है ना, या फिर बिगड़ते हैं, जो भी बेडरॉक है ना। बेडरॉक पर ही तो उसके ऊपर सब कुछ टिका हुआ होता है। बेडरॉक यानी कि पेरेंट रॉक मान लो, उसके ऊपर सब कुछ टिका हुआ होता है। तो ये आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बेडरॉक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। बेसिक स्ट्रक्चर पे अमेंड नहीं किया जा सकता पार्लियामेंट के द्वारा, ये अधिकार नहीं है पार्लियामेंट के पास। आर्टिकल 368 का हो या फिर कोई अन्य बात है ना, तो नहीं किया जा सकता। और अगर हम बात करें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की, तो बेसिकली ये संविधान में तो वैसे बेसिक स्ट्रक्चर की कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ ये जुडिशियरी ने इनोवेट किया है इस डॉक्ट्रिन को। संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो डिफाइन नहीं है। साथ ही साथ जो आपके सुप्रीम कोर्ट है इन्होंने भी क्लियरली डिमार्केट नहीं किया कि भाई साहब संविधान के ये प्रिंसिपल जो है वो आपके बेसिक स्ट्रक्चर होंगे। बेसिकली विभिन्न जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट देती है ना, उस जजमेंट से साफ साफ क्लियर हो जाता है कि भाई साहब वो प्रोविजन बेसिक स्ट्रक्चर होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आइडिया ऑफ एस्टेब्लिशिंग वेलफेयर स्टेट, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है ना।
तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, तो ऐसी बात हो जाती है। सो अगर हम बात करें कि बेसिक स्ट्रक्चर का इवोल्यूशन कैसे होता है, कैसे धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट अपने आप को रिवैम्प करती है, अपने आप को एक सुप्रीम कोर्ट के रूप में एस्टेब्लिश करती है केशवानंद भारती केस के बाद, तो इसका इवोल्यूशन धीरे धीरे पास्ट से होता आ रहा होता है। तो अगर हम क्रोनोलॉजी डिस्कस करें तो सबसे पहली बात तो शंकरी प्रसाद केस 1951 आता है ना। बेसिकली जब ये शंकरी प्रसाद केस 1951 आया था, ये मैटर इसलिए आया क्योंकि ये पूछा गया था इसमें कि क्या पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि वो फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर ले अंडर आर्टिकल 368, तो इस केस में बताया गया था, है ना। साथ ही साथ फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लाए गए थे 1951 में, जो राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल कर रहे थे, तो इसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया कि भाई साहब संविधान में तुमको ये फंडामेंटल राइट दिया गया राइट टू प्रॉपर्टी, तो कैसे आप कर्टेल कर रहे हो, तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर चैलेंज करी गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी फंडामेंटल राइट, साफ साफ हरी झंडी दिखा दी गई कि पार्लियामेंट भाई साहब की किसी भी फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है। और इतना ही नहीं, आर्टिकल 13 जो है सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ को इंक्लूड करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ को इंक्लूड नहीं करता है। इसका मतलब यह है कि अगर पार्लियामेंट कोई संवैधानिक संशोधन लेकर आती है जो फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर देती है, तो उस लॉ को, उस अमेंडमेंट बिल को वॉइड नलिफाइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, बिकॉज आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू का पावर देता है। अब जुडिशियल रिव्यू साफ साफ दिख रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के ऊपर लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसे तो लॉ के रूप में कंसिडर ही नहीं किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ को जो है ऑर्डिनरी बिल को आपका लॉ के रूप में कंसिडर किया जाएगा, है ना। दैट्स वाई दिक्कतें आ गई और कहीं ना कहीं पार्लियामेंट को अपार शक्ति मिल गई कि वो संविधान के किसी भी संशोधन कर सकते हैं। तो ये आपका खुली हरी झंडी थी एक प्रकार से पार्लियामेंट को। एंड फिर आपका आता है गोलकनाथ केस 1967, जिसमें आपका 17th अमेंडमेंट जो आया था, जिसके तहत सर्टेन स्टेट लॉज ऐड किए गए थे 9th शेड्यूल में। और आपको ही पता है 9th शेड्यूल में कुछ लॉज ऐड करने के बाद वो बेसिकली जुडिशियल रिव्यू से ब्लैंकेट हो जाता है, जुडिशियल रिव्यूज पर नहीं होती है ना। तो इसी पर चैलेंज कर दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो ट्रांसेंडेंटल है, इम्यूटेबल है, और पार्लियामेंट जो है वो कोई भी फंडामेंटल राइट्स को ले सकती है, एब्लिज कर सकती है। यहाँ पर भी हरी झंडी मिल गई, है ना। और ये बोला गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स हैं ये लॉज कहलाए जाएंगे आर्टिकल 13 के तहत। यहाँ आप देख रहे हो चेंजेस क्या आ रहा है। शंकरी प्रसाद केस 1951 में साफ साफ बोल दिया गया कि भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉज जो है आर्टिकल 13 के तहत नहीं आएंगे, यानी कि जुडिशियल रिव्यू लागू नहीं होगी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है तो। जबकि यहाँ गोलकनाथ केस 1967 में साफ साफ बोला गया कि भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी लॉज हैं आर्टिकल 13 के तहत, है ना। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपका वायलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को, है ना, तो वो वॉइड डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, है ना। दैट्स व्हाई एनी अमेंडमेंट वायलेटिंग फंडामेंटल राइट वुड बी वॉइड अंडर आर्टिकल 13। तो यहाँ आप देख सकते हो कैसे पार्लियामेंट के पावर को कर्टेल किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। एंड सुप्रीम कोर्ट धीरे धीरे अपना पावर को रिटेन करने का प्रयास करेंगे। एंड पार्लियामेंट का क्या रिएक्शन हुआ गोलकनाथ केस के बाद, और साथ ही साथ ये भी बोल दिया गया गोलकनाथ केस 1967 की भाई साहब जो संविधान में आपको संशोधन करने की बात कही गई वो तो सिर्फ बताई गई है, आपको ये अधिकार नहीं दिया गया कि आप संविधान संशोधन करें, है ना। तो इससे पार्लियामेंट चिरक गया, भड़क गया। तो अल्टीमेटली पार्लियामेंट का रिएक्शन आता है गोलकनाथ केस के बाद, और 24th अमेंडमेंट एक्ट आता है जिसमें साफ साफ लिख दिया गया कि साफ साफ मेंशन कर दी गई कि पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे कर सकती है अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 368, एंड ऐसे एक्ट्स आपका लॉज नहीं कहलाएंगे आर्टिकल 13। तो कहीं ना कहीं देख लो पार्लियामेंट अपना स्टेटस को जो आपका शंकरी प्रसाद केस वाला था वो मेंटेन करना चाह रही है ना, गोलकनाथ केस के जजमेंट को बाईपास करने का प्रयास कर रही है। और फिर आता है आपका केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस काफी महत्वपूर्ण केस है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या हुआ, गोलकनाथ केस में उन्होंने जो फैसला सुनाया था उसको ओवर रूल किया और बोला ठीक है भाई साहब 24th अमेंडमेंट एक्ट आपका सही है और आपको अधिकार दिया गया है कि आप संविधान को अमेंड कर सकते हैं, और लेकिन आपको संविधान अमेंड करना है बट बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान में रखना है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट कंसिडरिंग, है ना, इट डज नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो ये निकल कर आता है कि कुछ भी आप अमेंड कर लो, लेकिन अगर बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है कोई अमेंडमेंट तो उसे वॉइड और नलिफाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ये ले डाउन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यहाँ पर पार्लियामेंट कैन नॉट अल्टर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे फंडामेंटल राइट दैट फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ये तो हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद आपका आता है 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट।
तो इसके तहत साफ साफ कह दिया गया कि भाई साहब अगर कोई इलेक्शन डिस्प्यूट होता है पीएम का यानी प्राइम मिनिस्टर रिलेटेड इलेक्शन डिस्प्यूट है या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा रिलेटेड डिस्प्यूट है, तो इसे भाई साहब कोर्ट के जुरिडिक्शन से बियॉन्ड रखा जाएगा, यानी कोर्ट जो इंटरफेयर नहीं करेंगे ऐसे मामले में। उसके बाद आता है आपका इंदिरा गांधी केस 1975। सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या बात कर रहे हो, गलत है, यानी कि ये तो आप बोल रहे हैं कि सीधा सीधी जुडिशियल रिव्यू का पावर आप छीन रहे हो। दैट्स वाई इस अमेंडमेंट को इनवैलिडेट कर दिया गया, बिकॉज यहाँ पर आपका जजमेंट निकल कर आता है कि जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। तो देख सकते हैं कैसे बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व हो रहा है केस टू केस बेसिस पर, है ना। दैट्स वाई यू कह सकते हो कि अगर प्रीलिम्स से क्वेश्चन आता है कि जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर वो डिफाइन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिफाइन कर दिया गया, तो ऐसा नहीं है, ये इवॉल्विंग है, समय समय पर इवॉल्व होते रहेगा, आते रहेगा। 42nd अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो इसके तहत आर्टिकल 368 को ही अमेंड कर दिया गया, जिसमें साफ साफ बोल दिया गया कि भाई साहब पार्लियामेंट के पावर्स का कोई लिमिटेशन नहीं है और कोई भी अमेंडमेंट अगर पार्लियामेंट करती है तो कोर्ट में क्वेश्चन नहीं होगा। उसके बाद आता है आपका मिनर्वा मिल केस 1980, जिसमें जो भी एबव चेंजेस थे अंडर आर्टिकल 42 किए गए थे उसको इनवैलिडेट किया गया था। उसके बाद साफ साफ फिर से बोला गया था, रीइटरेट किया गया था कि जुडिशियल रिव्यू इज बेसिक स्ट्रक्चर। एंड फिर आपका आता है वामन राव केस 1981, जिसमें फिर से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई साहब बेसिक स्ट्रक्चर मींस बेसिक स्ट्रक्चर एंड क्लैरिफाइड कि अप्लाई होंगी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के ऊपर आफ्टर अप्रैल 24, 1973 केशवनंद भारती केस, है ना, यानी कि केशवनंद भारती केस, क्योंकि यही दिन था जब आपका बेसिक स्ट्रक्चर का प्रोविजन आया था। तो ये बोला गया कि कोई भी संवैधानिक संशोधन किया गया हो आफ्टर अप्रैल 24, 1973, तो उस संवैधानिक संशोधन को बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर के ग्राउंड पर जज किया जाएगा। तो अगर कुछ एलिमेंट की बात करें जो बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में निकल कर आती है, बिकॉज जो जुडिशरी है यानी कि सुप्रीम कोर्ट समय दर समय उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर को हाईलाइट किया है। तो कौन कौन से प्रोविजंस आपके बेसिक स्ट्रक्चर कंस्टिट्यूट करते हैं, यानी कि ये जो आपके प्रोविजंस होंगे पार्लियामेंट को भी अधिकार नहीं देते कि इसको ये अल्टर करे। तो देख लो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि किसी भी हाल में संविधान हमारा सुप्रीम है और इस स्टेटस को अगर चेंज किया जाएगा तो बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन होगा, ये बात है। फिर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, ये भी आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है। सेपरेशन ऑफ पावर बेसिक स्ट्रक्चर है। फेडरल करेक्टर बेसिक स्ट्रक्चर है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। आइडिया टू एस्टैब्लिश वेलफेयर स्टेट, ये भी आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर। फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। रूल ऑफ लॉ बेसिक स्ट्रक्चर है। इक्वलिटी एंड हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, ये आपका मिनर्वा मिल केस में आया था, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, ये तो होगा ही होगा। इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, ये भी आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी आपका बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल किया गया है। पावर ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 एंड 227, ये भी आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। और फिर जो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, जिसमें आपका नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को लाने की बात करी गई थी इन प्लेस ऑफ कॉलेजियन सिस्टम, सो दैट अपॉइंटमेंट जज को मोर ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल बनाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि भाई साहब ये अमेंडमेंट इनवैलिड है, बिकॉज ये इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशियरी को अफेक्ट करता है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसीलिए ये वैलिड नहीं होगा। सो हमने डिस्कस कर लिया अमेंडेबिलिटी के तहत। नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मेंस के लिए, हम इसे डिस्कस करेंगे डिटेल में। फॉर नाउ थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज डू दैट एंड थैंक यू। वी विल बी कमिंग विद आवर नेक्स्ट लेक्चर सीरीज दैट इज ऑन पार्लियामेंट्री सिस्टम। थैंक यू।